तो बताओ बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही बच्चों, हम कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को जानेंगे कि आखिर क्यों दो एटम, दो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है, क्या रीज़न है। इसके बाद बच्चों, हम आयनिक बॉन्ड पे फोकस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या असल में आयनिक बॉन्ड होता भी है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो। इसके बाद बच्चों, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लैटिस एनर्जी पे बात करेंगे। फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, ईटीसी, आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं, ये भी देखेंगे। इसके बाद बच्चों, हम इलेक्ट्रोवैलेंसी पे बात करेंगे। मैं पीरियोडिक टेबल का ग्रुप वाइज आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बताने वाला हूँ। एंड एट द एंड बच्चों, हम कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज आपको गिवन होता है, 2-3 कंपाउंड आपको दे दिया जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, और आपको बोल दिया जाता है कि बताओ इसमें कौन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, कौन वीक आयनिक बॉन्ड है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो हो सकता है बच्चों की वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ज़्यादा फोकस मैं कंसेप्ट पे करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है बच्चों कि अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लोगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है सोहन और वेलकम टू एमपी साइंस क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बच्चों क्या होता है, देख, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनकी आपस में दोस्ती है, वो लोग दोस्त है आपस में, ठीक है। सर हमें क्या लेना देना, क्यों बनाते हैं, हमें तो बस मार्क्स लाना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। देखो, दो एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, उनके बीच में कोई दोस्ती यारी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन होगा तो बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, दोस्ती यारी भी नहीं है। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉज होता है ना, ये आप याद रखना, टू गेट स्टेबिलिटी, सर समझ में नहीं आया, स्टेबिलिटी का मतलब क्या। देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास दो रिंग है, ये एक रिंग है और ये दूसरा एक रिंग है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल को एक बार यहाँ रखा और एक बार यहाँ पे रख दिया, और मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। अब आप बताओ कि किस केस में ये बॉल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाले स्टेट में। मैं पूछूंगा क्यों, इसमें क्यों नहीं। तो होता क्या है बच्चों, अगर मान लो ये बॉल यहाँ पे है ना फर्स्ट केस में, तो देखो ये अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे ये जो बॉल है ये एट द बॉटम है और वो स्टेबल है, जिसको आप स्टेबल बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि वो अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे है। याद रखना बच्चों, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है ना, वो ये चाहते हैं कि उनका एनर्जी लेवल कम से कम हो, और यही सबसे बड़ा रीज़न है बॉन्ड फॉर्मेशन का, केमिकल बॉन्डिंग का। यही कारण है कि दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लोअर क्लास में हम जरूर पढ़ते हैं कि टू अचीव ऑक्टेट रूल, हर एटम चाहता है कि अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, ये वो, बट बच्चों वो कंप्लीट नहीं है, इनफैक्ट वो सही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में बच्चों 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कंपाउंड कितने हैं बताओ, लाखों। कंपाउंड क्यों बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए। दो एटम आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, टू गेट स्टेबिलिटी, या हम इसको ज़्यादा टेक्निकली बोले तो वो इसीलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि जो उनका पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल, हम कोई फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का क्लास है ये, तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि जो उसका एनर्जी लेवल है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं अगर ये बोलूं कि सर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या नहीं कहा जा सकता, तो नहीं बेटा। क्योंकि देखो, अगर आपको इनर्ट गैस का जो ग्रुप है, ग्रुप 18,
अगर मैं उसका एलिमेंट्स का बात करूं तो बच्चों क्या क्या है, जैसे ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। ग्रुप 18 का जो नोबल गैस का ग्रुप है, तो ये ग्रुप 18 है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। ठीक है, अभी बच्चों जेनॉन का बहुत सारे ऑक्साइड्स मिल चुके हैं, मतलब ऐसा पता चला है कि जेनॉन का भी ऑक्साइड्स है। ठीक है, बट हमें तो ये पता था कि इनर्ट गैस कभी रिएक्शन नहीं करते, वो तो कंप्लीट होते हैं, उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जेनॉन क्यों ऑक्साइड बना रहा है फिर? तो बच्चों धीरे धीरे, ठीक है, ये पता चला कि जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है उसका जो मेन रीज़न है वो है हर सब्सटेंस, हर एलिमेंट, हर एटम, हर मॉलिक्यूल ये चाहता है कि उसका जो एनर्जी का जो लेवल है ना वो मिनिमम रहे, एनर्जी का लेवल जो हो वो मिनिमम रहे। इसको हम समझेंगे एक ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मान लो बच्चों ये मेरे पास 2 एटम है। ग्राफ बनाने से पहले आप ये 2 एटम को देख लो। ये 2 एटम है बच्चों, बीच में न्यूक्लियस है, ये है ए का न्यूक्लियस और ये है बी का न्यूक्लियस। क्लियर? 2 एटम है, 2 एटम का ये न्यूक्लियस है ए और बी। क्लियर? अब देखो, इसका मान लो इलेक्ट्रॉन ये है, इसका मान लो इलेक्ट्रॉन ये है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, तो आप क्या बताओगे? सर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? तो ये भी रिपल्सन होगा। क्लियर? ये भी रिपल्सन होगा। अगर मैं बोलूं ठीक है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी तो खींचेगा, मतलब इनके बीच में भी फोर्स काम करेंगे। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में बच्चों काम करेगा अट्रैक्शन का फोर्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में काम करेगा अट्रैक्शन का फोर्स। तो मान लो अगर ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है न्यूक्लियस और अदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन के जो बीच में, ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाए इस रिपल्सन की फोर्स से, अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए रिपल्सन से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अगर बच्चों ये ज्यादा हो जाए रिपल्सन के फोर्स से, तो होगा क्या? ये दोनों एटम करीब आने लगेंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे और एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर रिपल्सन बढ़ जाएगा। हमें पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो वो बढ़ता है। राइट? आप देख सकते हो इस फॉर्मूला से कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा 2 एटम के बीच में, फोर्स बढ़ने लगेगा। तो ये करीब आएंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे आकर बच्चों ये कुछ, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है, तो ये करीब आएंगे दोनों एटम, करीब आकर और एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर बच्चों ये रुक जाएंगे। जैसे मान लो ये ए एंड ये बी। अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। ये जो आपको मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, इसी को बच्चों हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, मतलब ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब इसी को हम समझेंगे ग्राफ से।
क्लियर? ग्राफ जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ये है नोबल गैस का ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, है ना? ही नेवर अराइव्स कर 0 रन पे आउट, ठीक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। क्लियर? अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन से जब ज़्यादा हो जाए तो दो एटम करीब आने लग जाएंगे और एक फिक्स डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे। उसी डिस्टेंस को बच्चों हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर? कर लिया नोट? ठीक, तो अब हम देखेंगे बच्चों इसका ग्राफ। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ से हम इसको कैसे समझे कि क्यों दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है, मान लो बच्चों, R डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, इस टाइप का। तो आप देख सकते हो कि R जो है यहाँ पे इतना ज्यादा जब है, जब R जो है जब बहुत ज्यादा है, मतलब R जब इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब अब दो एटम के बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी मतलब 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बच्चों जो इंफिनिटी होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। आप खुद सोचो कि एटम खुद कितना छोटा है, उसके लिए 10 सेंटीमीटर कितना ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं सोचो कि इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, नहीं, ये रिलेटिव टर्म होता है। तो जब R बहुत ज़्यादा है, दो एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, 0 के बराबर है लगभग। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा ये डिस्टेंस पे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो गया। यहाँ पे 0 था, बट 0 से भी कम हो सकता है अगर दो एटम के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मिनिमम है। इसी डिस्टेंस को हम बोलते थे क्या? बॉन्ड लेंथ। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे? बॉन्ड लेंथ। मतलब दो एटम आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे और जैसे ही उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब अगर वो और करीब आएंगे तो आप देख सकते हो करीब आने पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, राइट? वो इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? हाँ, तो वो और करीब नहीं आना चाहेंगे, और करीब आएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी रहेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस इतना हो, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच की जो दोस्ती है बहुत गहरी है, ठीक है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल गेन करता है, ठीक है? यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं बोलते कि आधा तुमको देगा आधा हम रख लेगा, ऐसा नहीं। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और इसमें एक मजेदार बात यह आती है बच्चों कि आयनिक बॉन्ड का कोई शेप नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। असल में आयनिक बॉन्ड बोल के कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। यस, आई रिपीट इट,
आयनिक बॉन्ड बोल के बच्चों कोई बॉन्ड नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपने क्या कभी ऐसा देखा है NaCl को ऐसे लिखते हुए, Na बॉन्ड Cl, क्या ऐसा कभी देखा है लिखते हुए? नहीं ना, कैसे लिखोगे? बॉन्ड होता ही नहीं है। जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं एक्चुअल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। ठीक है, तो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो बन जाएगा सोडियम आयन। ठीक है, कन्फिग्रेशन 2,8 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन बच्चों 2 8 7। क्लियर? अब ये इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 8। क्लियर? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, सोडियम का कन्फिग्रेशन हो गया 2,8। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन हो गया 2,8,8। लेकिन अब ये बॉन्ड क्यों बना रहा है? इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। सोचो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2,8। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2,8,8। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। तो इतना तो समझ में आ गया कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इंडिविजुअली इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लास्ट सेल में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन अब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ठीक है, सवाल ये उठता है कि अब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? तो देखो बच्चों, होता क्या है, कभी भी हम सोडियम को ना सॉलिड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। आपने पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। मतलब यहाँ पे जो सोडियम है वो गैसियस फॉर्म है, यहाँ भी गैसियस फॉर्म है। सिमिलरली जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो भी गैसियस फॉर्म में। तो ध्यान से सुनना, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का मेन रीजन क्या है? टू गेट स्टेबिलिटी। वो कब आएंगी? जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो आप देखते हो ये वाला स्टेप Na+Cl- और ये मिलकर बनाएंगे NaCl इन सॉलिड। ये था बच्चों गैसियस, ये था गैसियस स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि ये गैसियस स्टेट में स्टेबल नहीं थे, बट ज़्यादा स्टेबल होने के लिए वो आपस में कंबाइन करते हैं और सॉलिड फॉर्म में NaCl को बनाते हैं। और हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो Na+Cl- स्टेबल है, लेकिन वो गैसियस स्टेट में है। जब वो कंबाइन करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आएंगे और NaCl का फॉर्मेशन होगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स होता है बच्चों Na+Cl- का, ये जो फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा। इस फोर्स के कारण ये दोनों आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और यही कारण होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है।
क्योंकि आप सोचो दो एटम के बीच में अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा तो उनको अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको अलग करने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी उसको देना पड़ेगा, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको बॉन्डिंग समझ में आया होगा। तो हमने कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है और अभी हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए फटाफट से लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इसको LDS भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता दूं ये माध्यमिक के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 वाले लैटिस एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें जो इसके बाद वाला टॉपिक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों NaCl का बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है सर बताइए? ठीक है, तो ये हो गया सोडियम, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो वो यहाँ पे ड्रॉ कर दो। क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना है सर? 7, तो ये हो गया क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा दो। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन है, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सोडियम प्लस मतलब आयन में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8, क्लोरीन माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दूं तो ये हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। और जो इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से लिया उसको यहाँ पे दिखा दो, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का Mg कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो एक, यहाँ एक ड्रॉ कर दो। कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को? क्लोरीन लेगा, तो क्लोरीन को यहाँ दिखा दो, एक क्लोरीन को यहाँ, एक क्लोरीन को यहाँ पे। क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर? 7, ठीक है, दिखा दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया ये वाला क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन को लिया ये वाला क्लोरीन, तो यहाँ इसको ऐसे दिखा दो Cl- 1 2 3 4 5 6 7। और जो इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से लिया उसको क्रॉस से मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बेटर है, ठीक है। चाहो तो लिख दो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 2,8,8। तो ये था बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे बच्चों एनर्जी के ऊपर, मतलब वो कौन कौन से एनर्जी हैं, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन कौन से ऐसे एनर्जी हैं जो आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, हम जा रहे हैं देखने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। एक मेटल होना चाहिए, ठीक है, चलो मेटल आ गया। एक नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। एक नॉन मेटल होना चाहिए और फिर दोनों को कंबाइन कर दो, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इनको कंबाइन कर दो, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है।
मेटल, हमें पता है मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना। तो मेटल को चलो हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं। मेटल क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा, मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा कैटायन, ठीक है, M+। और हमें पता है कि जब कोई एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ता है उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम इसको देंगे, मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितना कम एनर्जी दे उतना ज़्यादा बेटर होगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सर कोई भी दो एटम, दो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्योंकि उनका एनर्जी कम से कम हो। तो अगर हम इसको ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तब तो प्रॉब्लम है। तो जितना कम एनर्जी में कैटायन बन जाए उतना हमारे लिए बेटर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना मिनिमम होगा, आयनिक बॉन्ड उतना बेटर बनेगा। तो ये कैसा होना चाहिए, मिनिमम। कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नॉन मेटल को बच्चों दिखाते हैं, चलो हम लोग एक्स से मैंने डिनोट किया है नॉन मेटल को, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बना देगा, X-, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व होगा, मतलब ये लेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, तो सर रिलीज करेगा। जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, तो वह कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो सर एनर्जी रिलीज होगा, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जो एटम जितना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा उतना बेटर है ना, क्योंकि एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, एनर्जी लेवल को कम से कम करने के लिए। तो जितना ज़्यादा एनर्जी वो छोड़ देगा, निकाल देगा, उतना बेटर। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसा होना चाहिए, कम या ज़्यादा, सर ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, मेटल प्लस अब नॉन मेटल। तो हमारे पास बच्चों मेटल है M+, ठीक है, मतलब कैटायन फॉर्म में। नॉन मेटल है बच्चों X-, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, ठीक है। और ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। याद रखना बच्चों, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है ना, तो वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में नहीं करता। जब आयनिक बॉन्ड बनाया जाता है तो पहले हम मेटल को सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद, कौन सा एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद वो मेटल सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आता है। उसके बाद गैसियस फॉर्म में जब वो आ जाता है तब उसको आयोनाइजेशन एनर्जी देकर उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, याद रखना, ठीक है। और नॉन मेटल तो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। अब ये दोनों गैसियस फॉर्म में, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, MX, ठीक है। किस स्टेट में बनाएंगे सर, सॉलिड में। मैंने कहा था, याद करो कि Na+Cl-, चलो ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट वो आपस में कंबाइन करके सॉलिड फॉर्म में आएंगे। क्यों, ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सॉलिड फॉर्म में। अब जब कोई गैसियस एनायन गैसियस कैटायन के साथ कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो
यहां पे जो बच्चों एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, आई अगेन रिपीट इट, जब एक गैसियस कैटायन गैसियस एनायन के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जितना मैक्सिमम होगा उतना बेटर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है? क्या है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? टू मिनिमाइज एनर्जी। हर सब्सटेंस ये चाहता है कि उसका एनर्जी लेवल कम से कम हो। तो जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा उतना बेटर है, उनके पास उतना कम एनर्जी बचेगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए और ज़्यादा बेटर तरीके से इसका डिफाइन किया जाए तो हम ऐसे बोलेंगे, ध्यान से, व्हेन 1 mole of gaseous cation is combined with 1 mole of gaseous anion, they form 1 mole of ionic compounds। और सिंपली आप ये बोल सकते हो कि when 1 mole of gaseous cation is combined with 1 mole of gaseous anion to form 1 mole of ionic compound, ठीक है, then some energies are released, some amount of energy is released during this process or during this formation of ionic compound. This amount of energy is known as lattice energy। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको लैटिस एनर्जी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। ठीक है, मैं जानता हूं कि बाइक चलता रहता है, रास्ता पे है ये, तो बहुत साउंड आता होगा, डिस्टर्ब होता होगा आपको, मुझे पता है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। मैं यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कष्ट करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। ठीक है, हर सांस खोकर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। चलो आ जाओ पढ़ाई पे, बहुत बेसुरा हूँ मैं। ठीक है, तो समझ में आया लैटिस एनर्जी क्या होता है बच्चों? ठीक है, सिंपली ये याद रखना कि जब आयनिक कंपाउंड बनता है ना, देखो गैसियस कैटायन गैसियस एनायन मिलके आपस में मिलते हैं, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? लैटिस एनर्जी। और ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये कैसा होना चाहिए? ये मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी के ऊपर। तो बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है कि जब आयनिक कंपाउंड बनता है ना, तो कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितना को, या कोई कितना गेन करता है। जैसे हमें पता है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लॉस करते हैं, मतलब वो खो देते हैं, और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो कोई एटम कितना गेन करेगा या कितना लॉस करेगा, ये होगा उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये याद रखें बच्चों कि इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा प्लस में लेना है, माइनस में नहीं। जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, वैलेंसी 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। ऑक्सीजन 2 गेन करता है, तो आप इसको -2 नहीं बोलेंगे, आप इसको स्टिल +2 ही बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कितना गेन करता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का, किस ग्रुप का कितना इलेक्ट्रोवैलेंसी है ये देख लेते हैं। तो
आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो। ग्रुप वन का एलिमेंट बताओ, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो मैं उसका बता दे रहा हूँ कैसे उसको याद करना है। तो है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाइड्रोजन को नहीं लेना बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेटल है, इस पर अभी भी डिबेट चल रहा है, तो उसको छोड़ दो, अपवाद है वो। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब नहीं समझ में आ रहा है तो सोडियम को देख लो। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कितना करता है, 1। तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। सिंपली ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 2 का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है, ग्रुप 2 का बताओ एलिमेंट्स का नाम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो मैग्नीशियम को देख लो, कैल्शियम को देख लो। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। याद करने का तरीका समझ में आ गया इसको। ग्रुप 2 का एलिमेंट, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्लियर। अब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर, तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, जो बच्चों ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से लेकर, ठीक है, ग्रुप 12 तक ना, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ना, वो एक नहीं है बच्चों, वेरिएबल है, ठीक है। वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो फिक्स नहीं है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं है। जैसे आयरन, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है वो +2 भी होता है, +3 भी होता है। डिपेंड करता है कि किसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना, किस टाइप का ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। ये याद करने का तरीका है, लिख के मत आ जाना इसे, ठीक है। ग्रुप 13 की अगर बात करें तो बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इंडियम, थैली, है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। तो हालांकि बच्चों बोरॉन तो आयंस बनाता ही नहीं है, तो छोड़ दो ये। एल्युमिनियम से देखें, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। तो ये हो गया ग्रुप 13। अब ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में आपको पता होगा कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है। ये तो आयनिक बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ये शेयरिंग पे मतलब फोकस करते हैं। अब भाई कार्बन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ना तो उसको कोई 4 देगा, ना वो खुद किसी को देगा, तो उसका तो बात ही छोड़ो। तो इस ग्रुप का कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं, ठीक है। ग्रुप 15 की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली, ना हुए पास सब बकवास, ना हुए पास सब बकवास। याद करने का तरीका है ग्रुप 15 का एलिमेंट्स का, लिख के मत आना ये। तो ना हुए पास, ना हुए पास सब बकवास, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 5। कितना चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 3। तो -3 नहीं बोलेंगे, +3। अब ग्रुप 16 पे आ जाओ, ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, ओ स्टाइल से सेलुनियम, तेल पॉलिश, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2।
ठीक है। देन ग्रुप 17 पे आते हैं। हाँ, ग्रुप 17 पे आते हैं। ग्रुप 17 का एलिमेंट्स, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर F फ्लोरीन, क्लोरीन कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, तो क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। लास्ट सेल में कितना है? 7, तो कितना चाहिए? एक। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। और ग्रुप 18 का कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होता, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वो नोबल गैस के ग्रुप हैं। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी का कुछ मतलब वैल्यू, जो पॉज करके आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, मैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट्स को हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है। जैसे अल्कली मेटल हो गया, अल्कली मेटल बच्चों ग्रुप 1 में आता है। अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में आ गया, है ना। तो वीडियो को पॉज करें, और अभी टाइम हो रहा है बच्चों 12:05 रात का, और मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, कर लिया? ठीक। तो अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर, जो कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, कौन वीक आयनिक बॉन्ड है। तो जैसे मान लो मेरे पास NaCl, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, मान लो मेरे पास ये 4 कंपाउंड गिवन है। ठीक है, देख लो अच्छे से, मेरे पास ये 4 कंपाउंड गिवन है। सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अब आपको बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन है। ठीक है, सोचो। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है। हो गया? बड़ा बेसुरा गाता हूं ना मैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो देखें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों सब में नॉन मेटल सेम है, नॉन मेटल सेम है, मेटल अलग अलग है। इसमें सोडियम है, इसमें पोटासियम है, इसमें रुबिडियम है, इसमें सीजियम। सर कैसे पता करें, कैसे पता करें? तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम तो यहाँ पे है ही नहीं, लिथियम सबसे ऊपर है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। आपको पता होगा जब ग्रुप में हम नीचे की तरफ आते हैं ना, तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस से, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है ग्रुप में फ्रॉम, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो देख लो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा इसमें, सर सीजियम। सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, सीजियम। क्लोरीन तो सब में सेम है, नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, मेटल नॉन मेटल से। अब कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका मेटल नॉन मेटल दोनों स्ट्रांग होगा। तो नॉन मेटल तो सब में सेम है, अब मेटल को देख लो कौन ज्यादा मेटल स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली सीजियम, क्योंकि सबसे नीचे हो। अगर फ्रेंसियम होता तो वो हो जाता। तो इसका जो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दे क्वेश्चन में तो इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और अगर बोल दे कि कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से सजाओ तो उल्टा कर देना इसको। होता क्या है बच्चों कि असल में कोई भी बॉन्ड ना कंप्लीट आयनिक या कोवैलेंट नहीं होता। बहुत सारे बॉन्ड या फिर जितने भी बॉन्ड है सब में थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है, आयनिक कैरेक्टर भी होता है।
इसको आप आने वाले समय में समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर एक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉन मेटल को चेंज कर देता हूँ। अब जैसे मान लो सब में सोडियम ही है, ठीक है, सब में सोडियम ही है। अब मैंने क्या किया, नॉन मेटल को चेंज कर दिया, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है? खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, बताओ जल्दी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है। कर लिया, ठीक है। देखो तो सर यहाँ पे तो मेटल सेम है, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है बेटा। अब हम नॉन मेटल में देख लेते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा मतलब उसका मेटल नॉन मेटल दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेटल तो सेम है। नॉन मेटल को देख लेते हैं, तो नॉन मेटल का ग्रुप कौन सा है बेसिकली, यहाँ पे कौन सा है देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन है सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी होता है एक, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमें पता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, लेकिन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, मतलब जितना ज्यादा हम नीचे आएंगे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता जाएगा। मतलब सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन हो गया फिर? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो गया बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कौन ज्यादा वीक था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया आयनिक बॉन्ड? सोडियम फ्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम ब्रोमाइड एंड देन सोडियम आयोडाइड। अगर वही कोवैलेंट कैरेक्टर का बोल देता तो सबसे स्ट्रॉन्ग सोडियम आयोडाइड, उल्टा हो जाता, ठीक है। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आए, लैटिस एनर्जी समझ में आए, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो एग्ज़ाम का बहुत कम समय बाकी है, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।